डियर फ्रेंड्स, आज मैं कोशिश ये करूंगा कुछ प्रोग्रेसिव वेव के जो इक्वेशंस हमने बनाए थे उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपने जो ये देखा होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई, जो फेस है ये। इसी तरीके से आपने एक और भी इक्वेशन जनरेट किया था y इक्वल टू a sin 2 pi t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा। और आपने जो है पार्टिकल की जो मैक्स वेलोसिटी और मैक्स एक्सेलरेशन आपने निकाला था, ये भी आपने निकाल लिया था। इसी तरीके से जो है आपने पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला था। ये सारी चीजें जो हैं क्वेश्चन में, जो लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कि इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं, लेकिन उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपके पास जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज आपको ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, इसी बेस पे एक आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू 10⁻⁶ sin ओमेगा t प्लस 20x प्लस 5/4 where x is in the meter and t in the second. Find the speed of the wave. Find the speed of the wave. ये जो है जेईई मेंस में 2004 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जैसा आपके पास ये इक्वेशन है और आपके पास ये इक्वेशन आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। इस तरह इक्वेशन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है वेव्स का। तो सपोज हम इस इक्वेशन से हमारा कंपैरिजन यहां निकालते हैं, तो कैसे निकालें? देखो जरा, आपके पास ये क्या है और ये क्या है। ओमेगा की जगह पे यू आर हैविंग ओमेगा इज इक्वल टू 100 एंड एक्स का कोफिशिएंट क्या है 20, यानी के की जगह पे क्या हो सकता है k इज इक्वल टू 20। तो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। तो आपके पास दो चीज तो अवेलेबल है, ओमेगा और के, राइट। तो हमारे पास स्पीड अगर कैसे पता कर सकते, स्पीड इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अपॉन के होता है। ये हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। स्पीड इसमें वैल्यू पुट कर दो सिंपली 100 अपॉन 20, 5 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी था, हार्डली आपको स्पीड पता करना था। स्पीड का कोफिशिएंट इसमें नहीं दिया हुआ था, आपको निकालना था, राइट। तो दैट विल हैपन ओनली वन, कि जब आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, आपको केवल कंपैरिजन शीट बनानी है कि जो इक्वेशन है अकॉर्डिंगली उस इक्वेशन के हिसाब से कौन सा जो कोफिशिएंट है। जब टी का कोफिशिएंट देखें तो ओमेगा है ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5/4, ये टोटल जो कितना है फेस ही तो है। तो उसमें ओमेगा की देख लेते हैं, के की वैल्यू देख लेते हैं, और हमारे पास स्पीड पूछा तो ओमेगा का रिलेशन, जो स्पीड का रिलेशन ओमेगा अपॉन के होता है, डिवाइड कर दीजिए, आपका भी आ जाएगा, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओनली वन थिंग इज कि आपको कंपेयर करना था, ये इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करना था, और उसमें ओमेगा और के की वैल्यू आ जाएगी, इसमें वेलोसिटी स्पीड आपको निकल आएगी। दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। मैंने क्वेश्चन इसलिए अच्छा लगा कि इसमें कुछ चीजें आपको निकालनी है, थोड़ा माइंड का इस्तेमाल करना। कहना क्या है कि कोई हार्मोनिकली जो है मूविंग ट्रांसवर्स वेव जो स्ट्रिंग पे है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके पास दी हुई है। ऑल्सो यू आर गिवन वेलोसिटी ऑफ वेव इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड द वेव फॉर्म। वेव फॉर्म का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी के एक्स। आपको ये इस तरीके से इक्वेशन बना के लाने हैं। तो यू आर गोइंग टू हैव सम आइडिया कि आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट आपके पास ये सारे रिलेशन अवेलेबल है,
आपको इसी फॉर्म में जाके पुट करना है और बाय यूजिंग ऑफ जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी का निकाल करके आपको वेव फॉर्म का इक्वेशन निकालना है। तो कहने का मतलब ये है आपके पास मैक्स स्पीड कितना है, कितना होता है, ओमेगा ए होता है, और मैक्स एक्सीलरेशन कितना होता है, ये दो इक्वेशन को जो है यूज करके ही आपका जो है इक्वेशन आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट अब देखिए मैक्स स्पीड दी हुई है, मैक्स एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो आप एक दिमाग में ये लगाना है इन दोनों चीजों का यूज करके, जो मैक्स स्पीड मैक्स एक्सीलरेशन, इसका यूज करके आप जो ए निकाल लो सबसे पहले। ए कैसे निकल सकता है, ए इक्वल टू व्हाट, अगर हम ऐसा कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं, इजंट इट? ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ए इक्वल टू कितना, अगर आपको मैक्स वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दें और मैक्स एक्सीलरेशन है उससे डिवाइड कर दें तो आपका जो है ए मिल जाएगा। भाई ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और ए से इसको करोगे तो ए बचेगा। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, जो मैक्स स्पीड कितनी है 3 का होल स्क्वायर, isn't it? डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर वाई कितनी दी हुई है 90 मतलब ये एक्सीलरेशन, दिस इज मैक्स एक्सीलरेशन दी हुई है। अब इससे आप निकाल सकते हो 9/90 1/10 हो जाएगा, isn't it? ए की वैल्यू आ गई आपकी, कोई मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली जो डेटा लिया डेटा से यूज करके निकाल दिया। नहीं तो तिक्रम लगाना है कि ए की वैल्यू कैसे निकल सकती है, इसी तरह ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अगर आप मैक्स एक्सीलरेशन को इससे डिवाइड कर दो, इस एक्सीलरेशन को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, यानी कि 90 मतलब ये अगर करोगे तो ये ओमेगा में कट जाएगा, तो एक ओमेगा बचेगा, ये कट जाएगा 90/3 कितना हो जाएगा 3 रेडियन ये आपका आ जाएगा आपके हिसाब से। इसी तरीके से जब आपका ए और ओमेगा आ गया, अभी टी की वैल्यू निकालनी है। आपके पास एक और भी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वेव भी दिया हुआ है आपके पास। के वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अपॉन के होती है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, के इक्वल टू ओमेगा अपॉन वेलोसिटी। ओमेगा आपने निकाल ली, 30 हो गई है, अपॉन वी दिया हुआ है 20 1 वेव नंबर आपका आ गया। अब सिंपली इस इक्वेशन को आप पुट कर दो। ए कितना है 1/10 साइन ओमेगा कितना आपका है 30 टी प्लस के कितना है 1.5 इंटू एक्स। ये आपका वेव इक्वेशन आ गया। अच्छा सवाल है कि नहीं है? सिंपली आपको जो है जो भी डेटा दिया हुआ उसी डेटा को यूज करते हुए आपके पास ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैक्स एक्सीलरेशन मैक्स वेलोसिटी से जो है आप एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे और ओमेगा निकाल लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे और वेव नंबर भी निकल सकता है उससे, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय वेव नंबर। तो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे थे और प्रोवाइड इसी तरीके से आपको जो है इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कंपेयर करके जो है आप अब जैसे ये वाले इक्वेशन इसमें देखिए टी अपॉन टी, ये भी आपको इक्वेशन पता होना चाहिए,
ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस अपॉन लेमडा, इस तरह कोई इक्वेशन आपको दे सकता है, वेव का इक्वेशन दे सकते हैं। फिर इसी से कंपेयर करना पड़ेगा और उस हिसाब से जो है ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, टी की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो ये सारे थोड़ा आपको हैबिट बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को कैसे कंपेयर करते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास माइंड में ये सारे इक्वेशन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट देख लेते हैं। लाइक अगर कोई पल्स जनरेट होती है वेव्स की, वो रेयर मीडियम से जो है, सपोज जो कोई स्ट्रिंग है और किसी बॉल से उसका एक एंड बंधा हुआ है लाइक दिस, एंड सपोज वो स्ट्रिंग है रेयर मीडियम से कोई पल्स जनरेट करा आपने, सपोज फ्रॉम ए से आप वेव्स जा रही है और ये किसी पॉइंट पे बाउंड्री है, रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इमेजिन इट कि आपने कोई क्रैश जनरेट कर दिया है, वो जाके विवाद जो है क्या नाम है, किसी वॉल से जो उसका जो सेकेंड वाला एंड है किसी जो वॉल से बंधा हुआ है, लेकिन जो आपने क्रैश जनरेट किया है जब वॉल पे पहुंचता है तो वो एक फोर्स लगाता है, राइट। आपने क्रैश तो जनरेट कर दिया सी, लेकिन एज सुन एज दिस रीचेस एट वॉल, तो वॉल पे एक प्रेशर मारेगा, एक फोर्स लगाएगा। तो आप जब फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, वॉल भी जो है इक्वल है अपोजिट फोर्स लगाए इसके ऊपर, तो टू दैट वो फोर्स वॉल की वजह से क्या होगा, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, मतलब जो क्रेस्ट होगा वो थ्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो बाउंड्री से जो रिफ्लेक्शन होगा पल्सेस का, उनका फेस चेंज हो जाएगा। इट मीन्स सपोज आपका इक्वेशन y इक्वल टू xt है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा है सपोज इक्वेशन लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस बिकम्स y xt इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा हो जाएगा। उसका फेस भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, तो डायरेक्शन भी चेंज होगा तो एक्स का भी चेंज हो जाएगा और वाई का भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ये जब इनका जो है फेस जब चेंज होगा तो एंड पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो क्या बनेगा, एंड पॉइंट पे नोट्स बनेंगे। बाउंड्री में जो रिफ्लेक्शन होगा ना, बाउंड्री से जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन कोई स्ट्रिंग होगी तो किसी वॉल से कनेक्टेड है, जब उसमें आप क्रस्ट जनरेट करते हैं, जो दीवार पे पहुंचती है वो क्रस्ट के फॉर्म में, तो जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो थ्रो में कन्वर्ट हो जाएगा और एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वो जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो दैट्स व्हाई नोट्स बनेंगे, राइट। तो ये नोट्स जो है इस बाउंड्री कंडीशन बनता है। लेकिन इसी केस में सपोज आप बाउंड्री जो है फ्री है, इट कुड बी रिंग है, कोई रिंग है, दिस इज रिंग, इस तरीके से आप मान लो कोई क्रस्ट जनरेट करके आपने भेजा है यहां सपोज, तो यहां कोई जो ऑब्जेक्शन तो है नहीं। जब ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या करेगा, वो सेम फेस में ही जो है वो रिवर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन जो है सेम फेस में होगा, बिकॉज बाउंड्री पे उसको कोई ऑब्जेक्शन लग नहीं रहा है,
ठीक है, जैसे यहां पहुंचेगा, जो क्रस्ट यहां पहुंचेगा, रिंग ऊपर की तरफ जाएगी। जब रिंग ऊपर की तरफ जाएगी तो दैश उसकी वजह से क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्रस्ट के फॉर्म में जो है पल्स जो है रिवर्स डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, मतलब कोई फेज चेंज नहीं होगा, नो फेज चेंज। मतलब दिस इज द कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। कभी कभी जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट, तो थोड़ा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। इस केस में क्या होगा अगर ये क्वेश्चन बनाते हैं तो एक्सटी रिफ्लेक्शन पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली ये ऐसे रहेगा ओमेगा टी, केवल एक्स जो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो प्लस के एक्स हो जाएगा, कोई एक्स का डायरेक्शन चेंज हो गया सब फ्री कंडीशन में। राइट, तो जब ऐसा होगा तो अब क्या होगा, जब एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहां एंटी नोड्स बनेंगे, एंटी नोड्स, ठीक है। एंटी नोड्स बनेंगे तो वहां जो आपका जो है एम्पलीट्यूड जो है ट्वाइस हो जाएगा, एंटी नोड्स बनेंगे तो वहां जो है एम्पलीट्यूड जो होगा आपका जो है ट्वाइस हो जाएगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा। इसमें फेज चेंज कितना होता है, पाई का हो जाता है, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो कंसेप्चुअल पार्ट है, तो मैं दिमाग में इसको क्लियर करता चलूं। अदर जब क्वेश्चन करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स पढ़ेंगे तो इसका काफी यूज होता है, राइट। ऑन द इफेक्ट ऑफ द वेव्स पढ़ा, राइट। ये कुछ और भी थ्योरी पार्ट्स आते हैं हमारे पास, जो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करने की बात होती है। द फर्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द वेव्स। ये भी थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। जो फर्दर हम आगे पढ़ेंगे तो इसको भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द वेव्स। आपने कभी ऑर्केस्ट्रा में देखे होंगे नंबर ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं, तो हैव यू नोटिस दिस कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अपने नोट्स, अगर आप कोशिश करें रिकॉग्नाइज करने के लिए तो सबके अलग अलग नोट्स होते हैं, और आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा बज रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। इट मीन्स जो वेव्स किसी मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं तो वे नहीं सोचते कि दूसरा वाला जो है कि वेव्स वहां प्रेजेंट है। कह सकते हैं आप कि वो इंडिपेंडेंटली जो यानी कि आगे बढ़ते हैं, उनका दूसरे वाले जो वेव से जो कोई इफेक्ट नहीं करता, राइट। तो ये कह सकते हैं कि जो वेव्स का इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है हम ऑर्केस्ट्रा में नोटिस कर सकते हैं, राइट। जब नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपस में बज रहे होते हैं तो यू कैन नोटिस कि जो कौन सा नोट्स किस इंस्ट्रूमेंट का है, तो यू कैन रिकॉग्नाइज द थिंग्स। कि अगर थ्योरी पार्ट में हम देखते हैं कि यही हमारा जो है कह सकते हैं कि वेव्स का इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, राइट। तो इस इंडिपेंडेंट बिहेवियर का हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम सुपर इम्पोज करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, ये आपके दिमाग माइंड में हो गया। जितने वेव्स किसी मीडियम में जो है प्रोपेगेट करती हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है प्रोपेगेट करती हैं, वो ये नहीं सोचती कि वहां जो है कोई दूसरा वाला वेव्स भी प्रेजेंट है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, सुपर पोजीशन वेव्स। यहां जो है इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द वेव्स होता है, वहां इसको यहां यूज करते हैं। सपोज नंबर ऑफ वेव्स जो है साइमल्टेनियसली जो है किसी मीडियम में जो है प्रोपेगेट करती है। सपोज वन वेव है तो उस पार्टिकल के पास पहुंचता है, तो किसी एक वेव की वजह से उस पार्टिकल में जो डिस्टर्बेंस होगा, फिर सामने दूसरा वाला वेव्स आता है तो फिर उस वेव्स की वजह से जो पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी तरह थर्ड पार्टिकल आता है। तो यू कैन हैव लाइक दिस, इफ यू आर हैविंग नंबर ऑफ वेव्स इन ए मीडियम, किसी पार्टिकल में इफेक्ट कैसा होगा,
तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस पार्टिकल का वो अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय ड्यू टू नंबर ऑफ द वेव्स। जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का उस मीडियम में, दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, राइट। इसको ऐसा भी नोटिस कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। हमारे पास इक्वेशन होता है I is equal to 1 to n, right, f I bt minus x, ऐसा भी लिख सकते हो, right। तो कह सकते हैं the superposition of the waves states that the displacement occurred on any particle by number of the waves is equal to algebraic sum of displacement due to individual waves, राइट। तो ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। तो पहला हमारा इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द वेव्स हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स हो गया, ठीक है। अगर हम अब थोड़ा और भी नोटिस करते हैं कि दो वेव्स हैं, आइडियल वेव्स हैं और सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ, अगर वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, दो वेव्स हैं आइडेंटिकल है, सेम डायरेक्शन में अगर आप आ रहे हैं दोनों, जब एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाता है, जो ओवरलैपिंग होगा तो वहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब इनका जो है जो डिस्प्लेसमेंट होगा जस्ट डबल हो जाएगा इनके वजह से। मतलब सपोज ये y1 है और ये y2 है, तो यहां जो होगा रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों प्लस हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये जो शेप होगा बढ़ जाएगा, यू विल नोटिस इट, राइट, एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे ओवरलैपिंग करेंगे तो वहां ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का सम हो जाएगा जब दो आइडेंटिकल वेव्स जो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, राइट। इसी तरीके से और नोटिस करने वाली बात होती है कि जो दो जो है क्या कह सकते हैं, दो डिसिमिलर होते हैं वेव्स, एक में एक क्रस्ट बन रहा है दूसरे में थ्रो बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, एक इधर जा रहा होता है एक इधर आ रहा होता है, बट दोनों का जो शेप जो है चेंज है, लाइक दिस। ऐसा थोड़ा मिटा देते हैं तो समझाने के लिए। तो ये जो इसको एक कंस्ट्रक्ट, इसको एक इस वर्ड देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थोड़ा माइंड में थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो आर्टिकल वेव जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जब एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग दोनों का जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। इस टाइप का जो हमें सिचुएशन हमें दिखती है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरीके से दो वेव्स हैं सपोज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं लाइक दिस, दो वेव्स हैं, तो उसमें क्या होगा एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ये ऐसे जब जहां ओवरलैप करेंगे तो वहां जो है जिस टाइम ओवरलैप करेंगे वो जो वेव्स का होगा जो स्ट्रिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ओवरलैपिंग के टाइम में यहाँ कोई आपको नजर ही नहीं आएगा, स्ट्रेट हो जाएगा स्ट्रिंग। लेकिन जब ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा, वो फिर उसके बाद वो अपने डायरेक्शन में चले जाएंगे उसी सेम में लाइक दिस, और ये इधर चला जाएगा। ओवरलैपिंग के टाइम में क्या होगा, यहां कोई डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आएगा। जब डिसिमिलर जो वेव्स जो है एक दूसरे के डायरेक्शन में आते हैं
एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग होती है तो वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन जब जो सिमिलर वेव्स जब आती हैं, जब ओवरलैपिंग होता है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है डबल हो जाता है। डबल दोनों का ऐड हो जाता है, y1 प्लस y2। तो ये थोड़ा पॉइंट में रखने की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं या जब वो होता है तो यहां जो कैंसिल आउट हो जाते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो यहां थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट समझाने की कोशिश करी है। फर्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द वेव्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स क्या कहता है, और उसी के वजह से हमारा जो है कई चीजें निकल के आती हैं। स्टेशनरी वेव का जो है हमारा जो ओरिजिन नजर आता है, तो उसको हम फर्दर इसका यूज करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स का, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स में जो हम पढ़ेंगे फर्दर। काफी अच्छी चीजें हैं और मजेदार टॉपिक है ये, ठीक है। जितना आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फर्स्ट थिंग आपको जैसे हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा जो इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द वेव्स और सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स कैसे हम नोटिस करते हैं, राइट। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। तो इसी की वजह से जो है हमने जो है इसमें एक डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया गया। तो इसी के हमारा जो है रिजल्ट आता है हमारा स्टेशनरी वेव्स। तो फर्दर हम जो है स्टेशनरी वेव्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे, राइट, और डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, राइट।